उसकी क्यों जरूरत पड़ी? वहाँ एसी की डिमांड थी स्टूडेंट्स को, तो प्रोफेसर उस एसी की डिमांड को बचाने के लिए वहाँ गोबर लगा रहा है। तो आप एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं अपने अग्रेशन को। हम जाकर बात करते हैं पर विनम्रता इन्हें हजम नहीं होती। और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तानाशाही बढ़ रही है। इनकी गलती नहीं, हमारी गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, वहाँ पे भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो कांग्रेस की ही सरकार है रेवंत रेड्डी की, एक बार भी स्टूडेंट से मुलाकात नहीं की। उस सरकार के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की है, थोपी गई है। आपको डर नहीं लगता ये डिक्टेटरशिप से? एबीवीपी हमेशा से हमें फॉलो करती आई है, जो हमारी विरोधी पार्टी है फॉलो कर रहा है। बट कुछ लोग कहते हैं कि आप एबीवीपी को कॉपी कर रहे हैं, आपका जो तरीका है वो एक तरह से कॉपी कैट का है। हम नहीं कह रहे कि ये हमारे कॉपी कैट है, पर ये सोए हुए हैं। पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है आपको? After a gap of 7 years, Congress's student wing NSUI has got its first president, Ronak Khatri. He is the viral Gen Z president of DUSU. We are here outside his office, and as you can see that it is crowded with students. एक्टिव बंदा है, हिला के रखता है यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रशासन, लेकिन वाइस चांसलर का औकात नहीं है कि खिलाफ जाए या कोई गलत काम करे। एकदम डाउन है, सब बहुत कायदे से सारा कार्य चल रहा है और जब तक रौनक भाई रहेगा कोई दिक्कत। हमने एक वीडियो देखी, जो वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो को वायरल देखते कि काफ़ी स्टूडेंटों की हेल्प भी हुई इस काम से, तो मैं भी अपने काम लेके यहाँ पर आया हूँ। Leader of opposition Rahul Gandhi, who is inside with Khatri, and something is brewing. We don't know what. We will get to know about what he has to say about what he's done so far and what is stored in future for him. Sure? Yeah. लॉक कर दो जी। Shall I start, Ronak? जी जी जी। Hello and welcome to the Indian Express. I'm Charulata Biswas, and today I'm being joined by DUSU President Ronak Khatri. काफ़ी मशक्क़त के बाद अभी मेरी मुलाकात आपसे हो रही है। कुछ मोमेंट्स पहले रौनक जी की मुलाकात राहुल गांधी से हुई, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस लीडर है। आप बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली एजेंडा था मिलने का? एजेंडा बेसिकली जैसे आपने बताया कि मशक्क़त करनी पड़ रही है, पर मेरी तरफ से कोई मशक्क़त नहीं है, हम मशक्क़त प्रशासन के साथ कर रहे हैं। उस चीज़ का विवरण इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक वर्ग से आए स्टूडेंट्स ने राहुल जी को दी। जिस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन मैं कहूँगा SC ST OBC के साथ ही नहीं, केवल एक जनरल कैटेगरी से ही बच्चा आता है, जो प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ DU का प्रशासन एक्शन लेने के लिए तैयार है। क्या मुद्दा था? क्या इश्यूज आ रहे हैं? इश्यूज जिस प्रकार से हम बात करेंगे, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। डेवलपमेंट के नाम पर फंड्स आते हैं, पर वो फंड्स या तो अनयूटिलाइज्ड हो जाते हैं, और अगर यूटिलाइज्ड होते हैं तो वो अपनी जेब भरने के लिए होते हैं। हम पीने के पानी तक का अगर हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से DU की इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। हाल ही में आपने एक इंसिडेंट देखा होगा लक्ष्मीबाई कॉलेज का, जहाँ गोबर लीपने की घटना पूरी सामने आई। उसकी क्यों जरूरत पड़ी? वहाँ AC की डिमांड थी स्टूडेंट्स को, तो प्रोफेसर उस AC की डिमांड को बचाने के लिए वहाँ गोबर लगा रहा है। अपने ऑफिस में भी वो गोबर लगा सकती हैं, अगर इतनी उसको मैडम को जो है चिंता है एनवायरनमेंट की और फंड्स को लेकर इतना ही अगर कमी है, तो वो अपने कॉलेज में भी स्टार्ट कर सकती थी। तो सबसे पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यूज डिस्कस किए, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं कि किस प्रकार से पॉलिसी संसद में तो बना दी जाती है, पर जमीनी हकीकत जब उसको इम्प्लीमेंट करने की आती है तो उसमें सरकार फेल नजर आ रही है। तो NEP की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी तो 4th ईयर हमारा शुरू होने वाला है, कुछ आई थिंक जुलाई से शुरू होगा। तो बड़ा मुद्दा ये है कि टीचर्स पे काफ़ी एक तरह से प्रेशर आएगा, लैब्स बनाने के रिसोर्सेज नहीं है। उस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से DU स्टूडेंट्स इस चीज़ को मैं बात को रेक्टिफाई करना चाहूँगा, रिसोर्सेज हैं, नियत नहीं है। अगर नियत हो कि रिसोर्सेज दे दे, पैसा है इनके पास, जगह है इनके पास, आप क्लासेस बढ़ाइए, क्लासरूम समझिए। अगर आपको 4th ईयर इम्प्लीमेंट करना है, हमें लैब्स चाहिए। लैब्स के अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इन्होंने स्किल एडिशन के कोर्सेज स्टार्ट किए।
करेक्ट। वैल्यू एडिशन के कोर्सेज स्टार्ट किए। उन कोर्सेज के अंदर जब स्किल की बात आती है एनहांसमेंट की, तो स्किल्स के वो टीचर ही नहीं है जो वो स्किल सिखा सके। सपोज करो आज हमारा इंटरव्यू हमारे कैमरा पर्सन कर रहे हैं, तो इसकी पूरी नॉलेज डीएसएलआर की इनको होगी जब ये कैमरा ऑपरेट कर पा रहे। तो ऐसा ही एक फोटोग्राफी का कोर्स है, उसकी नॉलेज के लिए टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए, वो डीयू प्रशासन क्या कोई भी कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा। एग्जैक्टली। कहने को तो स्किल आप है, बोल रहे हो फंड्स है लेकिन नियत funds को नहीं है, utilize करने नहीं की हो नियत रहा। नहीं है, अच्छा। करना नहीं चाहते। बच्चा पढ़ लेगा तो कल कोई इनके ऊपर ही सवाल उठाएगा, तो वो सवाल उठाने से डरते हैं। तो आते हैं राहुल गांधी के ऊपर। जी, क्या खासियत है जो आपको उनकी तरफ एक तरह से आप बोलिए कि लीडरशिप क्वालिटी जो आप देखते हैं राहुल गांधी में आज के टाइम में, जहाँ पे एक तरह से ऑपोजिशन को देखा जा रहा है कि काफ़ी वीक हो चुकी है, आवाज़ नहीं बन के आ रही है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, आप किस तरह से राहुल गांधी का रोल अभी देख रहे हैं एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और क्या लीडरशिप क्वालिटी है जो आप उनसे लेते हैं एक तरह से? संसद में जब आवाज उठाने की बात आएगी अग्निवीर पे, तो सबसे पहले कौन बोलता नजर आया? राहुल गांधी जी। हम युवाओं की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा युवा आर्मी में भर्ती होने के लिए जाता था, देश की सेवा के लिए जाता था। अब उसके मन में जो सेवा है वो केवल 4 साल की सेवा भाव से जा रहा है। वो तो ये सोच रहा है, इसका मतलब आज जो युवा है कि मैं फौज में भर्ती होने जाऊंगा अग्निवीर के तहत और 4 साल में मेरे को घर वापस आना है, तो उसको आज फौज के लिए काम करने की चिंता नहीं है। उसको चिंता है कि 4 साल के बाद जब उस फौज से वो रिटायर होगा तो उसका 5वां साल वो कहाँ नौकरी करेगा। मतलब फौज में जाने के बाद भी अगर आदमी को आज नौकरी के लिए सोचना पड़ रहा है और एक मन में चिंता पैदा हो रही है, तो देश की विडंबना है कि फौज जैसा एक अफसर जहाँ देश की सेवा करना सर्वोपरि रहा है शुरू से ही, उसको खत्म कर दिया है। तो उसकी आवाज कौन उठाता है? संसद में राहुल गांधी जी। अगर लीडर ऑपोजिशन के रूप में देखा जाएगा तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आज वो हमसे सारा डाटा लेकर गए हैं स्टूडेंट्स का, संसद में हमारी आवाज उठाते हुए हमें राहुल गांधी जी मिलेंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो मेरे भी तो प्रधानमंत्री हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, जो मेरी समस्याएं हैं क्या वो उनसे रिलेट नहीं हो रही? क्या एक एवरेज स्टूडेंट से रिलेट नहीं हो रही? या सिर्फ मैं एक दूसरी पार्टी से आता हूं तो मेरी बात को वो अनसुना कर देंगे, या जो उनके ग्रुप के लोग चाहेंगे उसी को वो इम्प्लीमेंट करेंगे? तो स्टूडेंट्स की मूलभूत सुविधाओं को सरकार को समझना पड़ेगा, और जो उसमें हमारा साथ देगा हम उस सरकार के साथ है, और हम इसलिए राहुल गांधी जी के साथ। बट राहुल गांधी की कौन सी एक लीडरशिप क्वालिटी आप अगर आप बोल सकते हैं जो आपको खास लगती है, कोई एक चीज? हर वर्ग की वो Of बात। course, आपने तो ये बोला है कि वो मुद्दा उठाते हैं जी। पार्लियामेंट में, उसके अलावा कुछ और है? हर वर्ग की बात वो करते हैं, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो अछूता रह गया या उनसे नहीं मिला। हर वर्ग की बात सुनते हैं और उस पर पुरजोर तरीके से आगे उनका साथ देते हैं। आप उनको सपोर्ट करते हैं जब वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं? अभी तो निश्चित गवर्नमेंट तौर ने पर। भी बोला है कि पॉपुलेशन सेंसस जब होगा तो उसमें भी कास्ट सेंसस होगा, तो किस तरह से आप देखते हैं कास्ट सेंसस को, और रिजर्वेशन के ऊपर आपकी क्या विचारधारा है? कास्ट सेंसस की जो प्रक्रिया है वो गिनती करो से स्टार्ट हुई थी, एक कैंपेन राहुल जी ने लॉन्च करा। वो गिनती करो सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी गिनती होनी चाहिए, वो कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गिनती होनी चाहिए। जो कास्ट सेंसस का उनका मुद्दा था वो अब सरकार को मानना पड़ा। हम कैसे पॉलिसी बनाएंगे? हम 1970 के भारत के हिसाब से तो पॉलिसी आज नहीं बना सकते। हम पॉलिसी बनाएंगे जो 2025 का भारत कह रहा है कि क्या रेशो, क्या डाटा कास्ट सेंसस के बाद निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से पॉलिसी पार्लियामेंट में फ्रेम होनी चाहिए। तो आप प्रो रिजर्वेशन हैं? हाँ, मैं सपोर्ट करते हैं रिजर्वेशन का। सपोर्ट करते हैं जी। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं आपके वायरल वीडियोस के बारे में, क्योंकि उसी की वजह से आप काफ़ी हेडलाइंस में आ गए हैं। चाहे वो SRCC कंट्रोवर्सी हो, जहाँ पे आपका वो वीडियो जहाँ पे आप प्रोफेसर को कन्फ्रंट कर रहे हैं वो वायरल हुआ था, या जो गोबर कंट्रोवर्सी जो आपने अभी अभी कहा, प्रिंसिपल के रूम में जाके आपने वो लेप दिया था पूरे वॉल्स को, और अभी रिसेंटली आपको देखा गया कि ऑफिस का जो एक ग्रिल है, विंडो पे ग्रिल है, आपने बोला कि वो एक तरह से दुविधा में डाल देते हैं स्टूडेंट्स को, उसको आपने निकाला। तो क्या ये जो अप्रोच आपने लिया है, अग्रेशन जो दिखता है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे जो आप वीडियोस बना रहे हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं, या आपको लगता है कि आप इन चीज़ों को एक तरह से शालीनता पूर्वक भी आप अप्रोच कर सकते हैं? हम शहीद आजम वीर भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं।
उन्होंने हमेशा क्रांति की बात करी, और क्रांति बम पिस्तौल की क्रांति नहीं, क्रांति विचारों की। हमारा विचार है, कैसा विचार है कि प्रशासन हमारी बात को सुने, और जब प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है तो निश्चित तौर पर एक एग्रेशन जो किसी भी नॉर्मल आदमी को एक ऐसी सिचुएशन में आएगा, वो रिएक्ट करेगा। तो वो सिचुएशन की डिमांड मैं उस चीज को कहूंगा, और मैं तो इस बात को खुले आम तौर पर भी एक्सेप्ट करता हूँ, और आज आपके चैनल पर भी इस बात को कहूंगा कि अगर मेरी गलती किसी भी इंसिडेंट में साबित होती है कि जो मैं चीज मांग रहा था वो नाजायज थी और रौनक ने गलत उसका विरोध कराया, अच्छी चीज का सपोर्ट नहीं करा, तो मैं पूरे चैनल के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर स्टूडेंट कहेंगे कि ये गलत है, SRCC प्रोफेसर के जी। साथ जो आपका कन्फ्रंटेशन हुआ है, क्या आप उनको जाके अपोलोजाइज करेंगे? SRCC की घटना 3 महीने पुरानी है आज से, और वो घटना इस कदर स्टार्ट हुई थी, मैंने जाके मैडम से 2 मिनट सिर्फ समय मांगने का प्रयास किया था कि मैम मैं डूसू प्रेसिडेंट हूँ, और आपके ही कॉलेज के बच्चों ने मुझे अप्रोच किया है कि जो पिछले लंबे समय से डॉग्स फीडिंग को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें आप स्टूडेंट को अनसुना कर रहे हो। वो सेम फीलिंग मुझे हुई जब उन्होंने मुझे ये कह दिया कि मेरी क्लास है, मैं 1 घंटे आपसे बात नहीं करूंगी। मैंने तब तक उनसे कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने पूरा वीडियो पूरी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में डाला था एज अ डॉक्यूमेंट्री, ताकि सबको एक अवेयरनेस मिले कि मेरे साथ मेरा पार्ट क्या था उस वीडियो में। तो लास्ट में जाके मैम का ये पता चलता है कि उनकी कोई क्लास नहीं थी, उन्होंने हमें झूठ बोला, ये बच्चे 1 घंटा वेट करके चले ही जाएंगे, 1 घंटा कोई वेट नहीं करेगा। अच्छा। वहाँ उनकी क्लास नहीं मिलती है। मेरा जो एग्रेशन था वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल मैडम के साथ भी नहीं था, मेरा एग्रेशन था जो उनके साथ एक अटेंडेंट उनका घूम रहा था, अनऑफिशियल अटेंडेंट, जो मैडम को हमसे दूर करने का प्रयास कर रहा था। हमें ये कह रहा था मैडम अभी फ्री नहीं है, क्या वो मैडम का पीए है? क्या वाइस प्रिंसिपल को भी पीए मिलने लग गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में? वो उनका अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। एक भी बच्चा उनको एज अ प्रोफेसर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हमने इनको कभी क्लास में पढ़ाते हुए देखा है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि सारे बच्चे SRCC कॉलेज के हैं और उन्होंने उस प्रोफेसर को ही कभी पढ़ाते हुए नहीं देखा। क्यों? इनकी कोई प्रोफेसर की अटेंडेंस की पॉलिसी ही नहीं है। अगर मैं प्रोफेसर हूं, मैंने उस क्लास को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, मेरा कोई प्रूफ जमा होता ही नहीं है। तो कैसे वो पढ़ा भी रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, मेरे को उस चीज का कोई आइडिया नहीं। एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं अपने अग्रेशन को कि हाँ ये जरूरत है, आज के टाइम पर जरूरत है। छात्रों को अगर सुन लिया जाएगा तो अग्रेशन की जरूरत नहीं है। हम बड़े ही प्यार और विनम्रता के साथ हम जाकर बात करते हैं, पर विनम्रता इन्हें हजम नहीं होती। एक और वीडियो मैंने आपका देखा था जहाँ पे आप पुलिस चौकी के बाहर आप खड़े हैं और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तानाशाही बढ़ रही है और कोई भी छोटा से छोटा जो भी प्रोटेस्ट होता है उसके लिए जेल में हमें डाल दिया जाता है। तो क्या है ये तानाशाही जो आप देख रहे हैं और जिसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो जो आप इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, वो इंसिडेंट बेसिकली पोस्टर्स को फाड़ने से लेकर शुरू हुआ था। हाँ। जब हमारा डूसू का रिजल्ट 2 महीने सिर्फ पोस्टर्स के ऊपर रोक दिया गया था कि आप पोस्टर्स नहीं लगा सकते, जो कि हमारे सपोर्टर्स ने लगाए थे, उसके ऊपर हमारा रिजल्ट 2 महीने रोक दिया गया। और सेम उसी जगह पर CM महोदया के पोस्टर लगते हैं, रेखा गुप्ता जी के, एजुकेशन मिनिस्टर जी के पोस्टर लगते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी के। उसको जब हमने फाड़ने का काम करा तो पुलिस तुरंत आ गई, हमें गाड़ी में बिठा लिया गया, हमें थाने लेकर गए कि आप पोस्टर नहीं फाड़ सकते। जब हमारे पोस्टरों को प्रशासन ने फाड़ा और 2 महीने रिजल्ट रोक दिया तो वो तो इलीगल था, हम मानते हैं, हम एग्री किया हमने। पर आप कब एग्री करोगे? इनकी गलती नहीं, हमारी गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये हाल स्टूडेंट्स के साथ है। अगर बात की जाए तानाशाही की तो आपका ओपिनियन मैं लेना चाहूँगी। जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ वहाँ पे भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो कांग्रेस की ही सरकार है रेवंत रेड्डी की, उन्होंने जाके एक बार भी स्टूडेंट से मुलाकात नहीं की और स्टूडेंट्स पे काफ़ी लाठीचार्ज हुआ था। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, उस सरकार के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। उसका एक रीज़न है, सरकार की क्या पॉलिसीज रही हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन रहे हैं, ना मैंने आज तक ड्राफ्ट पढ़ा है और ना ही स्टूडेंट्स ने वो ड्राफ्ट पढ़ा है कि किसके तहत वो सारी प्रोटेस्ट लीड हुई और किसकी पॉलिसी के तहत हुआ। तो उस विषय बट पर आपके हिसाब से वहाँ पे स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर कड़ी निंदा करते हैं जिस भी राज्य में स्टूडेंट्स के ऊपर प्रोटेस्ट होगी, चाहे उसमें हमारी सरकार हो चाहे किसी और की सरकार हो। सरकार देश की है और हम देश के स्टूडेंट्स हैं। अगर जिस भी स्टेट में सरकार लाठीचार्ज करेगी उसमें हम उनका पूरा विरोध करेंगे, चाहे सरकार किसी की। और रौनक खत्री आपको उसमें आगे मिलेगा। अभी जो ये पूरा पहलगाम टेरर अटैक हुआ था
उसके बाद हमने काफ़ी स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स पे हमने देखा कि अटैक शुरू हुआ था कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन यूनिवर्सिटी कहीं पे भी आके सपोर्ट नहीं देती है उन स्टूडेंट को, पहला तो वो है। दूसरा ये है कि प्रोफ़ेसर अली ख़ान महमूदाबाद जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, उनको अभी कस्टडी में ले लिया गया है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था। तो स्टूडेंट से लेके प्रोफ़ेसर तक जो अपनी आवाज़ उठाते हैं या जिनके ऊपर एक तरह से एक्शन होता है क्योंकि वो अपना ओपिनियन डाल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ आजकल बाहर आके ओपनली सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आपके हिसाब से ये क्यों हो रहा है? यूनिवर्सिटी को डर है। कैसा डर? जो अथॉरिटीज़ हैं वो किसी के बनाए हुए पपेट हैं, वो अपने मेरिट के लोग नहीं हैं। आज मैं अगर डुसू प्रेसिडेंट हूँ तो मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि हम स्टूडेंट्स का वेल बीइंग करके उनके लिए कुछ क्रांति पहले लाकर और आज भी क्रांति की बात कर कर यहाँ अपने दम पर बन के बैठे हैं। पर जितने एचओडीज और प्रिंसिपल दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं वो मोहरे हैं शतरंज के, जिनको इस्तेमाल किया जाता है। वो अपने राजा के खिलाफ नहीं बोल सकते, या राजा का जो गलत कंडक्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए भी वो अपने पूरी ताकत लगा देंगे। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सिर्फ एक चर्चा होनी थी लॉ फैकल्टी के अंदर, गार्ड्स और पुलिस ने मिलकर सारे स्टूडेंट्स को घसीट घसीट कर बाहर निकाला गया है। उस दिन मैं यूनिवर्सिटी नहीं था, अगर मैं यूनिवर्सिटी होता तो एक की भी गार्ड की हिम्मत नहीं होती किसी स्टूडेंट को हाथ लगा दे। क्या मेरे अलावा यहाँ बाकी ऑफिस बियरर डुस्सू के नहीं है? ऑफिस के डुस्सू बियरर की बात आप छोड़ो, के यहाँ प्रोफेसर नहीं है? क्या यहाँ वीसी साहब नहीं है? उन्होंने क्यों नहीं इसका विरोध किया? उन्होंने तो ऑर्डर किया कि आप इनको घसीट के बाहर निकालो। अरे वो डिस्कशन भी नहीं कर सकते क्या? हम लॉ के स्टूडेंट हैं, डिस्कशन देश का माध्यम है, पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होता है किसी भी बिल के ऊपर बनने से पहले, बनने के बाद भी इनफैक्ट। तो डीयू के अंदर क्यों नहीं हो सकता? तो डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की है, थोपी गई है। आपको डर नहीं लगता ये डिक्टेटरशिप से? जैसे राहुल गांधी बोलते हैं डरो मत, तो क्या है आपके अंदर जो आपको डर नहीं लगता है? आप खुलेआम आप प्रोटेस्ट करते हैं? क्योंकि मैं जब बाहर थी मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा कि वो खड़े थे लाइन में और इस होप से थे कि उनको जस्टिस यहाँ पे आके मिलेगा, और आपने एक तरह से स्टूडेंट सभा यहाँ पे इस रूम में बना के रखा हुआ है, तो आपको डर नहीं लगता? जितने आज मैं राहुल जी के साथ जब अंदर बैठा था, हमारे साथी बाहर खड़े थे करीबन 1 घंटे से धूप की गर्मी में। हमारा ना डरने का कारण मेरी अपनी, जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो उनकी शक्ति है वो मेरे अंदर है। जितनी पावर उनके अंदर है मैं अपने आप को रेजोनेट करता हूँ उस चीज से, अपने आप को उससे एफिलिएट करता हूँ कि उनकी जो शक्ति है वो मेरे अंदर है। क्योंकि वो जब मेरे साथ है, जब स्टूडेंट्स मेरे साथ है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वीसी, रजिस्ट्रार, चाहे प्रधानमंत्री से भी लड़ने की बात आएगी, हम कभी नहीं डरने वाले। आपका इन्फ्लुएंस काफ़ी है स्टूडेंट्स पे, ये देखने को मतलब मैं महसूस कर पा रही थी कैंपस में भी। अभी जब मैं बाहर थी और थोड़ा सा मैंने राउंड लगाया, तो क्या आप ये देखते हैं कि एक तरह से रेवोल्यूशन आप ला रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले लीडर्स को देखा है जो डीयू से ही पास आउट हुए हैं, काफ़ी उनका जो एक तरह से पर्सनालिटी है वो अग्रेसिव नहीं है, तो आप इसको क्या एक तरह से रेवोल्यूशन मानते हैं? निश्चित तौर पर एक क्रांति का शुरुआत डीयू के अंदर हुई है। एबीवीपी हमेशा से हमें फॉलो करती आई है, जो हमारी विरोधी पार्टी है। अब क्रांति हमारी इतनी बढ़ चुकी है कि जो हमारा विरोधी दल है वो भी हमारे तौर तकनीक अपना कर और उस चीज को फॉलो कर रहा है। बट कुछ लोग कहते हैं कि आप एबीवीपी को कॉपी कर रहे हैं, आपका जो तरीका है वो एक तरह से कॉपी कैट का है, तो क्या आप मानते हो कि आप कॉपी कर रहे हो, कॉपी पेस्ट हो रहा है? शायद जो पिछला प्रेसिडेंट एबीवीपी का था उसका एक काम आज तक मुझे तो छोड़े किसी एक आम स्टूडेंट को भी याद नहीं होगा जो उन्होंने किया है। और मेरे 10 काम जितने आज ऑफिस में बैठे और ऑफिस से बाहर भी आप किसी भी जाके पूछ सकते हैं कि रौनक ने पिछले 4-5 महीने में क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया है। तो हमारी जवाब हम नहीं बताएंगे हम कॉपी कैट हम क्या है। हमारी जवाब हमारे जो भाई है, हमारे बहन है, जो डीयू के स्टूडेंट्स हैं, वो आपको जवाब बट देंगे। आप क्या सोचते हो? क्योंकि प्रोफेसर्स ने बोला है कि एबीवीपी के लीडर्स ने भी पहले इस तरह से प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, एक तरह से अग्रेशन दिखता था, पर जिस तरह से रौनक आके तोड़ फोड़ कर रहे हैं या एक तरह से अग्रेशन जिस लेवल पे दिख रहा है वो कुछ और ही है। तो एबीवीपी कहने में जैसे मोदी जी
बात करते हैं देश की, और वैसे ही एबीवीपी लीडर उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड है। वो बातें बड़ी बड़ी करेंगे कि रौनक ऐसा है, रौनक वैसा है। रौनक पिछले 2 साल से पानी की बात कर रहा है, पानी की डिमांड कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आज तक एबीवीपी का कोई भी छात्र नेता स्टूडेंट्स को पानी नहीं दिला पाया। आज तक एबीवीपी का कोई भी छात्र नेता यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशल बस नहीं चालू करवा पाया, वो हमने चालू करवाई है। जब हम पानी मांग रहे थे, मैं हाई कोर्ट तक गया था पिछले साल, रिट पिटीशन मैंने फाइल की थी, जजमेंट में अपने फेवर में लेके आया था। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ फैकल्टी के अंदर पानी की सुविधा हुई। जो पिछला एबीवीपी का काल था, 3 डुस्सू ऑफिस बिहेवियर थे, एक को भी पानी की कमी नहीं दिखी कि रौनक हाई कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने भी एमिकस क्यूरी अपॉइंट करके जो है पानी की सुविधा प्राप्त कराई है, तब पानी मिला है, तब इनको नहीं दिखी। करेक्ट। कॉपी कैट हम नहीं कह रहे कि ये हमारे कॉपी कैट है, पर ये सोए हुए हैं, ये सोते रहेंगे, और स्टूडेंट्स की बात करने में ये कभी आपको आगे नहीं मिलेंगे। अपनी राजनीति चमकाने में अगर ममता बनर्जी के खिलाफ वेस्ट बंगाल हाउस के सामने प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ये सबसे आपको आगे खड़े मिलेंगे। पहले जब केजरीवाल जी की सरकार थी, तब मेट्रो कंसेशन पास को लेकर उन्होंने पता नहीं कितने केजरीवाल जी के विरोध नारे की। अब रेखा गुप्ता जी बनी है, एक बार भी अगर इनका कोई भी लीडर मिल के आए हो, मैं तो पिछले 2 महीने से उनकी अपॉइंटमेंट मांग रहा हूँ, मेरे को नहीं मिली आज तक। इनकी पार्टी के हैं, ये अपॉइंटमेंट लेके और मेट्रो कंसेशन पास दिला दे। 10 साल से ये इस मुद्दे पर जीतते आ रहे हैं, बट वो हो नहीं रहा इम्प्लीमेंट आज तक। तो कॉपी कैट दुनिया के सामने के किस प्रकार अपने मैनिफेस्टो को कॉपी करके और स्टूडेंट्स पर थोप दिया जाता है कि ये लो फिर से आज ये लॉलीपॉप है, क्योंकि फ्रेशर्स को टारगेट करते हैं। अच्छा, लॉलीपॉप की बात करते हैं। आपने जब अपना इलेक्शन का वो कैंपेनिंग शुरू किया था, तो हमारे ही एक रिपोर्ट है जहाँ पे बताया गया है कि आप 6 एयर कंडीशनर्स, नए एयर कंडीशनर्स आप लेके आए थे, और आपने कहा था कि आप क्लासरूम में लगवाओगे ये एसीज। नहीं, मैं तो क्या ये भी लॉलीपॉप नहीं है जो आप स्टूडेंट्स को दे शायद रहे थे आपने कि हम... वो रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ी। वो मैं एसीज नहीं लेके आया था, वो हाई कोर्ट के पिटीशन के ऑर्डर के बाद यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि हम 8 करोड़ रुपए सैंक्शन कर रहे हैं इस पिटीशन को देखते हुए, और यूनिवर्सिटीज ने वो एसी लगाए हैं। हम तो एसी की डिमांड आज भी कर रहे हैं, हर कॉलेज के अंदर कर रहे हैं। वो डिमांड पूरी हुई है? रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट है, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट है, पर अगर रौनक के कहने पर वीसी साहब ने कोई काम कर दिया तो शायद रौनक कल को हीरो बन जाएगा। इस चीज का डर हमारे वीसी साहब को है, तो काम नहीं करा उन्होंने एसी का अभी तक। आप हीरो हो या एंटी हीरो हो? अभी ना हीरो हूँ ना एंटी हीरो हूँ, हम स्टूडेंट की आवाज है। हाँ। और वो बनने का काम आगे भी करते रहेंगे। आगे करते रहोगे। फ्यूचर में आप क्या देख रहे हो? क्या आप ये तो अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रहा है जिसमें आप क्लियरली एक तरह से एक मार्क बना रहे हो, बट आगे क्या आप लोकसभा इलेक्शन में भी आप खड़े होंगे? वो भगवान के और हमारे जितने साथी हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे कहने से कोई चीज पॉसिबल होती नहीं है। नहीं, पर आपके हाँ, अंदर भी 2029 में देश के अंदर बदलाव आने जा रहा है, और उस बदलाव के अंदर रौनक खत्री और रौनक खत्री के जितने साथी हैं उनकी पूर्ण रूप से भूमिका रहने वाली है। पूर्ण रूप से भूमिका रहेगी। मतलब किस तरह से आप रोल देखते हैं अपना कांग्रेस में? स्टूडेंट्स की आवाज, यूथ की आवाज बनकर हम सामने आएंगे। जिस प्रकार आज डीयू को एक माहौल दिखाया है कि क्रांति आ सकती है, तो देश में भी बदलाव आ सकता है, पर एक आवाज बनने की जरूरत है, युवाओं को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, युवा साथ जुड़ेंगे। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी के युवा मोर्चा के लीडर्स हैं, जैसे तेजस्वी हो गए, आप उनको किस तरह से देखते हैं? वो भी एक तरह से काफ़ी कुछ कर रहे हैं, आपका क्या है ओपिनियन उनके काम को लेकर? देखिए, जो नेता या छात्र नेता या बड़े नेता छात्रों के, युवाओं के और देश के भले के लिए खड़े होंगे, हम उनके साथ हैं। और जिस पॉइंट्स पर उनके पॉइंट स्टूडेंट वेलफेयर के होंगे, यूथ वेलफेयर के होंगे, कंट्री वेलफेयर के होंगे, तो हमारा सपोर्ट हर उस आदमी को रहेगा। अच्छा, रिगार्डलेस एनी पार्टी, यस, सपोर्ट करो आप। स्टूडेंट्स को नीड है, आवाज बन के दिखाओ आप। बन ही नहीं सकते ना अदर पार्टी की, तो बात ही मत कीजिए आप। हमें इतने दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं, पर आज तक अनसुना रखा गया है। जी। अच्छा, अब इंटरव्यू को एंड करने से पहले क्योंकि काफ़ी क्यूरियोसिटी है कि आप कहाँ से हैं, आपके घर में कौन कौन है, आपके भाई बहन, थोड़ा सा आप अपनी बैक स्टोरी बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स, ताकि वो समझ सके आपको। मैं आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली नरेला से हूँ और मेरी मदर हरियाणा से है, और हमारा हमेशा से देहात को प्रमोट करने का देहाती कल्चर रहा है, और उस देहात से मैं इकलौता अपने एरिया का या नॉर्थ वेस्ट का इकलौता डुस्सू प्रेसिडेंट हूँ। आज तक के 70 साल का इतिहास आपके पीछे है,
कोई डुसू प्रेसिडेंट बन के नहीं आया। तो पूरे समाज को और पूरे देहात को इस चीज़ पर गर्व है। मेरी स्कूलिंग डीएवी नरेला से हुई थी और मेरी अंडरग्रेड डीयू से ही हुई थी, और अब मैं लॉ फाइनल ईयर कैंपस लॉ सेंटर में हूँ। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, कैसे आप संभालते हैं ये सारी चीजें? मैं देख रही हूँ आपका ऑफिस भी है, इतने सारे लोग हैं, पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है आपको? अब तो बहुत कम ही मिलता है। अब लास्ट सेमेस्टर है मेरे, 27 से एग्जाम्स हैं। हाँ, अभी तक एक कैसे भी बैलेंस करते हो? नहीं हो पा रहा अब तो बैलेंस, पर अब लास्ट में रात को 2-3 घंटे निकाल कर पढ़ूंगा तो हो जाएगा। वाओ, अगर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते तो क्या करना था फिर लाइफ में? लिटिगेशन एडवोकेसी की करती, न्याय दिलाने की बात आज भी कर रहे हैं, न्याय कोर्ट में दिलाते फिर। वाओ, वेरी नाइस। अभी आप 23 इयर्स के हो जी, और अब 2029 में यू विल बी अबाउट 27 years जी। old, right? So what is your goal ahead? निश्चित तौर पर जैसे आपने नाम लिया, देश को बदलाव लाने के लिए 545 लोकसभा सांसदों की जरूरत होती है, तो उसमें से एक बनने का प्रयास हमारा रहेगा। Okay, okay. Thank you so much, थैंक यू Ronak, जी। for giving us your time और हमसे अच्छे से बातचीत करने के लिए। और आप अपने स्टूडेंट सभा को अभी आप संभालिए। जी। And everyone who is watching the Indian Express, I was speaking to Ronak Khatri and he was very kind to give us time. Thank you so much. If you like this conversation, don't forget to like, share and subscribe to our channel, The Indian Express. And you can also visit his Instagram profile. He has about 6 लाख से ऊपर अभी फॉलोअर्स हैं आपके। 630-35। और यहाँ कैंपस में भी इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। सो या, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर योर इंटरव्यू एंड टाइम। थैंक यू जी।